पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो वायुमंडल होता है उसके अंतर्गत कुल कितनी चीज़ें आती हैं और उनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी क्रम में जो आपका वायुमंडल और ब्रह्मांड था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर जो जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है, ग्रह। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में और ग्रह के बारे में, वो भी परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग कि आखिरकार ये इसमें से क्या क्या आता है और ये क्या है। तो हम समझेंगे ब्रह्मांड को। किसको समझेंगे? ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्मॉस। क्या कहते हैं? कॉस्मॉस। ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, कॉस्मॉस। आपको पता होगा कि कॉस्मॉस एक रचना भी है। कॉस्मॉस जो है वो एक रचना है, और ये रचना किसकी है? जो ज्योग्राफी के वर्तमान पिता, जो ज्योग्राफी के आधुनिक पिता हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, उनकी रचना का नाम भी क्या है? कॉस्मॉस। और जो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ज्योग्राफी की, जो यूपीएससी और पीसीएस में चलती है, जिसका जो महेश बड़वाल के नाम से आती है, शायद ये वाली रखी हुई है यहीं पे ही, ये जो महेश बड़वाल की बुक है, इसका भी जो प्रकाशन है वो कौन सा है? कॉस्मॉस। इसका प्रकाशन भी क्या है? कॉस्मॉस। तो आपका क्या है? ब्रह्मांड, और इसको कहते हैं कॉस्मॉस। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बारे में जो अवधारणा दी या जो कॉन्सेप्ट दिया, या कहें कि इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिया, वो दिया क्लैडियस टॉल्मी ने। सबसे पहले अगर ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ बताया था, वो किसने बताया था? क्लैडियस टॉल्मी ने। कौन था ये क्लैडियस टॉल्मी? ये जो क्लैडियस टॉल्मी है, ये मिस्र रोमन साम्राज्य का रहने वाला था, और इसने क्या किया था? लेख लिखने शुरू करे थे। क्या लेख थे? अनजान भूमि के लेख, जिसको पढ़ने के बाद बहुत से राजा, प्राचीन राजा जो थे, मोटिवेट हुए यात्राएं करने के लिए, दूसरे महाद्वीपों पर जाने के लिए। बहुत बड़ा योगदान है इसका, किसमें? ज्योग्राफी में। और जिसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी। जो पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। देखो नाम कैसा है, नाम है जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब सेंटर में है। तो आपके जो क्लैडियस टॉल्मी जो था, ये इसने क्या कहा था? क्लैडियस टॉल्मी ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है? पृथ्वी है, और बाकी चारों ओर सूरज हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, जो कि किसका चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी का। और यही डिक्टो बात किसने कही थी? अरस्तू ने कही थी कि पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है? क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। ये अवधारणा कुछ समय तक चली। कब तक चली? जब तक निकोलस कॉपरनिकस नहीं आया था। जब तक निकोलस कॉपरनिकस नहीं आया था, तब तक यह अवधारणा चलती रही। और जैसे ही उदय होता है किसका? निकोलस कॉपरनिकस का, वैसे ही यह अवधारणा जो है टूट जाती है। कौन था निकोलस कॉपरनिकस? ये पोलैंड का रहने वाला था, क्रेको विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ, और इटली के वोल्गाना का। इसने स्पष्ट कर दिया और अपना सिद्धांत क्या दिया? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि बीच में जो है वो पृथ्वी नहीं है, और बीच में क्या है? सूर्य है। बीच में क्या है? सूर्य है। सूर्य है। इसका भी अपना एक अलग इतिहास है निकोलस कॉपरनिकस का। अपने चार भाई बहनों में ये सबसे छोटा था। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो मां जब इन बच्चों को नहीं पाल पा रही थी, तब क्या करा कि इनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था निकोलस कॉपरनिकस, पहले ये व्यापारी था, पहले ये व्यापार करता था छोटा मोटा। जब ये छोटा बच्चा ही था, अपने पिता के साथ व्यापार किया करता था और कोई पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो गई और माँ इसे नहीं संभाल पा रही थी, तब इन्होंने अपने भाई को दे दिया, और इनके भाई ने इनका पालन पोषण किया और इनको अच्छी एजुकेशन दी गई। और उस एजुकेशन में क्रेको विश्वविद्यालय और आपका इटली के बोल्गाना में जो पढ़ाई करी, और पढ़ने के बाद पूरी तरीके से जो रुचि थी, जो मन था, वो खगोल में लगने लगा, वो गणित में लगने लगा, वो ब्रह्मांड में लगने लगा। और रिसर्च करके, बहुत ज्यादा अध्ययन करके उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या दिया? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में जो है वो क्या है? सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में जो है सूर्य है। हाँ, उसकी बात गलत नहीं थी, क्योंकि उसकी ये जो परिभाषा थी ये सीमित थी सौरमंडल तक। कहां तक सीमित थी? सौरमंडल तक।
यहां तक उसने दिया। तो पहली जो क्लैडियस टॉल्मी ने अवधारणा दी गई थी जियोसेंट्रिक की, कि पृथ्वी सेंटर में है, इसको किसने तोड़ दिया? निकोलस कोपरनिकस ने। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? हेलियोसेंट्रिक, कि बीच में क्या है? बीच में सूर्य है। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही था। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? सौरमंडल का है। इसके बाद भी ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और फिर उदय होता है एक महान जर्मन खगोल शास्त्री हर्शेल का। कौन नाम था इनका? हर्शेल। इनको जर्मन भी कह सकते हो, इंग्लैंड के भी कह सकते हो, ब्रिटेन के भी, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नाम आता है वो ब्रिटेन का आता है। किसका आता है? ब्रिटेन का। और जैसे ही उदय होता है हर्शेल का, हर्शेल जब इस फील्ड में आते हैं तब क्या होता है कि यह अवधारणा भी टूट जाती है। और फिर क्या होता है कि यह कहते हैं कि सौर मंडल जो है आकाशगंगा का अंश मात्र है, कि जो पूरा सौर मंडल है, ये पूरा सौर मंडल क्या है? एक आकाशगंगा है, बड़ी सी आकाशगंगा उसका एक अंश मात्र है। कौन थे? हर्शेल। हर्शेल के बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था और जब ये 14 साल के थे तो जर्मनी के बैंड में सम्मिलित हो गए थे संगीतकार के रूप में सॉन्ग गाने के लिए। ये वही तो चीज़ है ना कि आप लोग जो है कि पढ़ाई को लेके इतना डिप्रेशन में आ जाते हो, इतना टेंशन में आ जाते हो। हाय, एक कंपटीशन का सिलेबस तैयार नहीं होता, क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होते, आपके नोट्स नहीं बनाए जाते, और इन लोगों को देखो, इनको तो पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते ही मोटिवेशन आ जाता है कि अपने आप में ही अद्भुत व्यक्तित्व रहा है इन सबका। इस हर्शेल को ही देख लो। हर्शेल जो था ये ऐसा बच्चा था, जब ये 14 साल का था, जर्मनी में जन्म हुआ था, तो 14 साल की एज में ही संगीतकार बन गया और एक बैंड था, जो आर्मी का बैंड था, उसमें ये गाना गाया करता था बैंड के साथ में। इसी दौरान क्या होता है कि ये बैंड एक इंग्लैंड के दौरे पर जाता है और इंग्लैंड के जब दौरे पर जाता है तो इन्हें इंग्लैंड समझ में आ जाता है। तो ये और इनकी बहन कैरोलीन कहां पर बस जाते हैं? इंग्लैंड में जाके बस जाते हैं। और इंग्लैंड में बसने के बाद क्या होता है कि पढ़ाई तो कर ही रहे थे, और ये भी कोई ऐसे वैसे विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा, ये सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। कहां के पढ़े हुए हैं? ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा होने के बाद ये अपना व्यापार शुरू कर देता है। किसका? दर्पण घिसाई का। दर्पण घिसाई आप जानते हैं क्या होता है? दर्पण घिसाई, शीशों की घिसाई करना। इसी दौरान क्या होता है, कभी कभी कुछ तो मन से किया जाता है और कई बार एक्सीडेंटली भी कुछ हो जाता है। तो जब ये दर्पण की घिसाई कर रहे थे तो घिसाई करते करते ये दर्पणों को चेक करते थे। तब ये जब दर्पणों को चेक करते थे तो कई बार आकाश में रात को जब देखते थे तो इनको तारे उस दर्पण के प्रभाव के कारण थोड़ा पास दिखाई देते थे। और फिर क्या था, रुचि जाग गई इनकी और इनकी बहन कैरोलीन की। फिर इन दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर क्या बनाया? एक दूरबीन बनाई। एक बड़ी सी क्या बनाई? दूरबीन बनाई। और जब दूरबीन बनाई तब इनके होश उड़ गए। होश ये उड़ गए कि इन्होंने क्या सुना था अब तक? पहले ये सुना था कि पृथ्वी सेंटर में है, और जो निकोलस, ये बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने क्या कह रखा था? इन्होंने कह रखा था सेंटर में जो है सूर्य है। और जब इन्होंने अपने दर्पण से, भाई दर्पण से मोटिवेशन क्या आया? दूरबीन बनाने का, क्योंकि दर्पण में भी इनको तारे दिखाई दे रहे थे और बहुत सी चीज दिखाई दे रही थी। और फिर इन्होंने क्या करा? उस दर्पण से अंतरिक्ष का नियमित अध्ययन किया। पहले ये करते थे, फिर इनकी जो सिस्टर है वो करती थी। और दोनों लोगों ने जब नियमित अध्ययन करा और अध्ययन करने के बाद क्या करा, उसमें इन्होंने बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। यानी ये पूरी क्या है? आकाशगंगा है, इसका एक छोटा सा अंश क्या है? सौर मंडल। बहुत छोटा सा अंश क्या है? सौर मंडल, जिसमें सूर्य, उसकी फैमिली है और पृथ्वी है। और इसके बाद जो इनका सबसे बड़ा इनको जैकपॉट हाथ लगा वो था यूरेनस की खोज। यूरेनस जो ग्रह है उसकी क्या करी? इन्होंने खोज करी। इन्होंने, उस समय ज्यादा ग्रहों की खोज नहीं हुई थी, लोगों को पता था कि पृथ्वी है, लोगों को पता था मंगल है। और फिर क्या होता है, ये खोज करते हैं एक ग्रह की जिसका नाम होता है यूरेनस, और फिर उसके 2 उपग्रह की भी खोज करते हैं दूरबीन से देख देख के कि ये ग्रह है। पहले तो वो इसका नाम कुछ और रखना चाहते थे, लेकिन बाद में भूगोलवेत्ता नहीं माने और इसका नाम यूरेनस रख दिया। और यूरेनस की खोज करने के बाद फिर इन्होंने यूरेनस के 2 उपग्रहों की खोज करी और शनि के 2 उपग्रहों की खोज करी। क्लियर? ये इनकी महान उपलब्धि थी और इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये क्या है? आकाश गंगा है और इसके अंदर छोटा सा क्या है? सौर मंडल है।
छोटा सा क्या है, सौर मंडल है। ये बात क्लियर हुई। इनका भी काफी सिक्का चलता रहा पूरे उसमें, लेकिन इसके बाद इनकी भी ऐसी की तैसी हो गई जब एडविन पी हम्बल, जो कहां के थे, यूएसए के थे, इनकी एंट्री होती है। इसका भी जो बायोग्राफी है या जो इसकी जीवन यात्रा है वो बहुत अद्भुत है। जिस तरीके से जो हर्सेल थे वो पहले संगीतकार थे, बैंड मास्टर थे, इसके बाद क्या होता है कि वो घिसाई का काम करते हैं, शीशे का काम करते हैं, फिर दूरबीन बनाते हैं, और जब उनकी रुचि जाग जाती है तो महान खगोल शास्त्री हो जाते हैं, महान गणितज्ञ हो जाते हैं। वैसे भी एडविन पी हम्बल, इनका कोई भी खगोल से, गणित से या ब्रह्मांड से कोई नाता नहीं था। एडविन पी हम्बल जो थे वो बीमा करते थे। बीमा आप जानते हो, इंश्योरेंस। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन जॉब करते करते क्या हुआ कि इनकी जो रुचि है वो धीरे धीरे दूरबीन की ओर बढ़ने लगी। इन्होंने भी क्या करा, दूरबीन को देखा, दूरबीन को समझा, और समझने के बाद दूरबीन का इस्तेमाल कहां किया जाए, जमीन पे क्या देखेंगे, और सीधे करा अंतरिक्ष में। और खास बात क्या थी, एडविन पी हम्बल, इनके मुंह से कभी भी सिगार यानी जो तंबाकू का पाइप होता है, तंबाकू का पाइप देखा है, वो जो मूवियों में राजकुमार के मुंह में रखा हुआ होता है, वो जो उसको पीते रहते हैं, तंबाकू का पाइप, तो उसी को कहते हैं सिगार। कभी भी इनके मुंह से सिगार नहीं निकला। और इनकी जब रुचि दूरबीन में बढ़ी और फिर इन्होंने अंतरिक्ष के तारों को, सितारों को निहारना शुरू किया, जो दूरबीन हर्सेल ने बनाई थी उससे कई गुना अधिक पावरफुल और दूर तक देखने वाली दूरबीन का इस्तेमाल किया था एडविन पी हम्बल ने। और उसने बता दिया, और बताने के बाद जो कॉन्सेप्ट दिया उससे पूरी दुनिया के जो खगोलविद थे, जो खगोल शास्त्री थे, वो हिल गए। और वो क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि तुम जिस आकाश गंगा की बात करते हो उस आकाश गंगा में सौर मंडल है। वो एक आध आकाश गंगा नहीं है, ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं, लाखों, जिनकी संख्या किसमें है, लाखों में है। और उन लाखों आकाश गंगाओं के अंदर क्या है, लाखों आकाश गंगाओं के अंदर एक सौर मंडल है। कैसा है, सौर मंडल है। और उस सौर मंडल के अंदर भी क्या है, पृथ्वी है। यानी सबसे पहले क्लैडियस टॉलमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सभी लोग उसका चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा था, सूरज सेंटर में है और बाकी सभी लोग उसका चक्कर काट रहे हैं। हर्सेल ने क्या कहा था कि आकाश गंगा का केवल एक अंश मात्र है। ऐसे यानी बहुत से सौर मंडल हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। और फिर अंत में आपके किसने, एडविन पी हम्बल ने कह दिया कि ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं हैं, जो कि कतई वेरीफाई हो चुका है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया क्लैडियस टॉलमी ने क्या कहा था, निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा था, हर्सेल ने क्या कहा था, एडविन पी हम्बल ने क्या कहा था। आपने देखा कि ये चारों खगोलविद हैं, ये कोई इनका प्रोफेशन नहीं था पढ़ाई करना या खगोल शास्त्र, लेकिन जब इनकी रुचि जगी और रुचि जगने के बाद क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, टाइम है, आप टेंशन मत लो, आप कुछ चीजों पे काम करो। आप जैसे आप बीएड करके आए हो तो आपको वहां बताया गया है मूल्यांकन कैसे करें, पेपर कैसे बनाएं, परीक्षण कैसे करें, नोट्स किस तरीके से बनाएं, पढ़ाई का तरीका क्या होता है, अधिगम कैसा होता है। तो इस तरीके से आप पुराने साल के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हैं, आप पढ़ने के अच्छे तरीके सीख सकते हैं, आप रीडिंग करने के तरीके सीख सकते हैं, आप इस समय नोट्स बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी एक बार रुचि जाग गई तो जॉब लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये चीज आप स्टैम्प पे लिख दीजिए, अगर आपके अंदर रुचि नहीं है और आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है तो जॉब लेना दूर, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, आप आसपास भी नहीं टिक पाओगे। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। और दूसरा क्या है, साम्य अवस्था सिद्धांत। क्या है, साम्य अवस्था सिद्धांत। और तीसरा है दोलन का सिद्धांत। अब ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है, बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ये है कि पहले जो थे वो ब्रह्मांड में दो बहुत बड़े पिंड थे, दो बहुत बड़े क्या थे, पिंड उड़ रहे थे, ए और वी। ये आपस में टकरा जाते हैं और फिर क्या होता है, महाविस्फोट, जिसको कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। और महाविस्फोट के फलस्वरूप क्या होता है, एक टुकड़ा होता है जिसमें आग लग जाती है जो कि सूर्य बनता है, और जो छोटे छोटे टुकड़े इससे टूट के अलग हुए थे वो क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। और इन ग्रहों से भी छोटे छोटे टुकड़े कटते हैं, वो उपग्रह बन जाते हैं जो ग्रहों के चारों चक्कर काटते हैं। आप ऐसे सोचो, आप एक बड़ा पत्थर तोड़ते हो तो उस बड़े पत्थर से क्या होता है कि एक बड़ा टुकड़ा बनता है, ठीक है, और कुछ मीडियम टुकड़े बनते हैं और कुछ और छोटे टुकड़े,
कुछ और छोटे टुकड़े और अंत में थोड़ा सा चूरा। तो जो बड़ा टुकड़ा बना महाविस्फोट के बाद वो तो बन गया भाई सूर्य, और जो उससे छोटा टुकड़ा था वो बन गए ग्रह, और जो उससे भी छोटे टुकड़े थे वो बन गए उपग्रह, और जो और छोटे टुकड़े थे वो बन गए क्षुद्र ग्रह, और जो और छोटे टुकड़े थे वो आपके उल्का पिंड और इस तरीके से बन गए। इसे कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, और ये बिग बैंग थ्योरी है, ये जॉर्ज लेमेंटर ने दी है। अगला है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत दिया थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। अब मैं आपको थॉमस गोल्ड के बारे में बताऊं, हरमन बॉन्डी के बारे में बताऊं और जॉर्ज लेमेंडर के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है, केवल और केवल अपने मेन कॉन्सेप्ट को तैयार करना, क्योंकि हम यहाँ ज्योग्राफी मुख्य सब्जेक्ट की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ज्योग्राफी जीएस पढ़ रहे हैं, एल्टीगेट और जीआईसी प्रवक्ता की। तो यहाँ पे हमको जीएस के अंतर्गत इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो हाँ, अगर आपकी बड़ी क्लास होती तो हम पूरे तरीके से पढ़ते। अगला यहाँ पे कह रहे हैं साम्यावस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया है। साम्यावस्था सिद्धांत ये कहता है ना ही ब्रह्मांड का आदि है और ना ही ब्रह्मांड का अंत है, ना भूतो ना भविष्यति, ना तो कुछ पास्ट है और ना ही कुछ क्या है, फ्यूचर है। यहाँ पे हमेशा ही सृजन होता रहता है। असल में इन थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ लंबी हो तो हो, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने अपनी लुटिया खुद ही डबोली। ये इतने बड़े दो मूर्ख वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा, भूत प्रेत से संबंधित कुछ फिल्में देखी। क्या देखी? भूत प्रेत से संबंधित मूवी देखी, या कह सके फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद जो उससे बहुत ज्यादा उत्प्रेरित हो गए और कॉन्सेप्ट दे दिया, ना ही आदि है ना ही अंत है। अंत में इनकी लुटिया डूब गई और इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, क्योंकि ये भूत प्रेत से प्रेरित हो गए। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने क्या करा था, बहुत ही ज्यादा नशे की स्थिति में आपका फेस मैश बना दिया, जो आगे चल के फेसबुक बना। तो यहां पे क्या हुआ, इनका सिद्धांत पूरी तरीके से नकार दिया गया। अगला सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत। डॉक्टर एलन संडेज, ये डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था, और इन्होंने भी यही कहा है लगभग कि एक अंतहीन ब्रह्मांड है जिसका कोई अंत नहीं होता। निरंतर अंतहीन प्रक्रिया में अलग अलग युग हैं, यानी इस प्रक्रिया में अलग अलग इसके युग चलते आए हैं और ये अंतहीन है। और असल में यहाँ पे होता क्या है, कॉन्सेप्ट में और बता दूं, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट कि तारों का निर्माण अपने आप होता रहता है क्रिया के द्वारा, और जो तारों का निर्माण होता है और जब उन तारों की उम्र पूरी हो जाती है, डेट पूरी हो जाती है, फिर वो तारों को कौन खा लेता है, ब्लैक होल खा लेता है। जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या होता है, नए रक्त कणिकाएं बनती रहती हैं, नया ब्लड बनता रहता है, और ब्लड बनने के बाद क्या होता है, जब वो ब्लड खत्म हो मर जाता है तो उसको आपकी जो होती है प्लेटें खा लेती हैं। उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी एक प्रक्रिया चल रही है, और वो प्रक्रिया क्या है, नए तारों का निर्माण होता रहता है, और जो ब्लैक होल है, श्याम बेबर है, वो उनको खाता रहता है। तो इस तरीके से लगातार प्रक्रिया जो है चल रही है। तो ये आपका ग्रह है मंगल ग्रह, और ये कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, आपका ग्रह। आपका क्या है, ग्रह। ग्रह जो है इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें जो आपका पेपर है, परीक्षा पैटर्न है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे इसने ग्रह से। उसने ग्रह से पूछा था कि सूरज का 7वां ग्रह है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां अरुण हो गया। अरुण सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। अब जो कह रहे हैं सुबह का तारा, संध्या का तारा, इसको किसे कहा जाता है, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो है मलाला, वो किन के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन है, मलाला है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये कह रहे हैं कि ग्रह ग्रह होते क्या हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है, और इसकी परिक्रमा कौन करते हैं, ग्रह करते हैं, और ये सूर्य से ही निकले हैं। मैंने कहा जब महाविस्फोट हुआ तो ये कहां से निकले थे, सूर्य से निकले थे। सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है आपकी पश्चिम, और ये दिशा क्या है, पूर्व। ये क्या है, पूर्व। तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी किस डायरेक्शन में घूमते हैं, पश्चिम से आपका ये जो है यहां लिखा है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी आपका जो ये पश्चिम है, इस पश्चिम से किधर को घूमते हैं, पूर्व की ओर। सभी ग्रह किधर घूमते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके।
ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखिएगा सभी ग्रह किधर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। परंतु इसका अपवाद क्या है, शुक्र और अरुण। जो आपका शुक्र है और अरुण है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण किधर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, जस्ट उल्टे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सभी ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज जगह घड़ी घूमती है, लेकिन जो शुक्र और अरुण हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं। दो बातें क्लियर हो गई कि सारे ग्रह जो हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो आपका शुक्र है और जो अरुण है ये उल्टा घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। देखो शुक्र से क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी से पूछा है एलटी का, और शनि से पूछा है। एक बात क्लियर हो गई। अगली बात क्या है, कुछ आंतरिक ग्रह हैं, उन आंतरिक ग्रहों में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वैसे भी आप बीच में एक डिवाइडर खींच लीजिए, ठीक है, पृथ्वी के पास में ही है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण जो है भारी पदार्थों से हुआ है, और इनको ब्रह्मांड की भाषा में या खगोल विज्ञान की भाषा में टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। क्या ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह। टेरेस्ट्रियल ग्रह या भारी ग्रह या भारी पदार्थों से बने ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या क्या नाम है इनके, टेरेस्ट्रियल ग्रह, आंतरिक ग्रह या भारी पदार्थों से बने ग्रह। अगला है आपका वह ग्रह क्या कहे जाते हैं जो बाहर के ग्रह हैं। तो देखिए 8 ग्रह हैं, 8 के बीच आप आधे कर लीजिए, आधे के बाद के जो ग्रह हैं उनको वह ग्रह कहते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है। और इनको खगोल की भाषा में क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा जोवियन ग्रह कौन से हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, और सबसे छोटा क्या है, बुध। सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। यानी जब आप बीच से आधा करेंगे, आधा करने के बाद जो सूर्य के सबसे निकट है वो सबसे छोटा है, और जैसे ही आप आधा करेंगे इसके बाद जो पहला है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आपका जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज हम क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन चिंतन लेवल से कैसे दबाएगा, आकार के अनुसार अवरोही क्रम में। आकार का मतलब साइज के अनुसार, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, अवरोही का मतलब आएगा ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा। तो आकार के अनुसार अवरोही क्रम में सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि, शनि आ गया, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इनकी आप ट्रिक भी बना सकते हो। ट्रिक ऐसे बनाओगे आप, पहला अक्षर उठा लो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ऐसे करके वृष, अब, प्रशु, मवु। तो इस तरीके से आप इनकी चाहो तो ट्रिक बना लो, ठीक है, या डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ट्रिक भी बना सकते हो। अब कह रहे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। यहां से क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार, और यहां से भी एलटी में क्वेश्चन पूछा है कि आपका दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है आकार के हिसाब से, शनि। तो अब ये कह रहे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, तो ये क्रम आपको जी वाला पता लग जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और आपका क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये यही वाला क्रम रहेगा। अगला कह रहे हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। द्रव्यमान का मतलब वेट, वजन के अनुसार, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, शनि। देखो एक से चलेंगे, बृहस्पति आपका ये हो गया, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, शनि हो गया, और यहां पे चेंज हो गया। इसके बाद द्रव्यमान में कौन भारी है, वरुण, वरुण भारी है, और इसके बाद अरुण हल्का है। यहां पे क्या है, बड़ा कौन सा है, अरुण, लेकिन हल्का कौन सा है, बड़ा तो देखने में अरुण है, लेकिन द्रव्यमान में कौन सा भारी है, वरुण भारी है। फिर अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये द्रव्यमान के आधार पर हो गए। तो इस तरीके से अगला मैंने बताया कि प्लूटोन्स यानी बौने ग्रह, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार कि प्लूटोन्स ग्रह कौन से हैं, या जो 72 बौने ग्रह कौन से हैं। ये 3 है, प्लूटो, शेरान और जेना। जेना का दूसरा नाम इरीस है, ठीक है। तो इस प्रकार से
हमने क्या समझा? ब्रह्मांड को समझा और ग्रहों को समझा, और वो भी कैसे? आकार के अनुसार देखना है भाई, ये ध्यान रखना, आरोही और अवरोही कहीं गलती मत कर देना। आकार के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, और बौने ग्रह हो गए। ठीक है, यहां आपको एक मजेदार बात और बताऊं कि भारत में जो भी ज्योतिष शास्त्र है, जो भी ज्योतिष की बात होती है, तो ज्योतिष क्या है? ये तीन चीजों का कंबाइंड है, एक ब्रह्मांड का, एक खगोल का और एक गणित का। इसकी खोज भले ही भारत में हुई, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक और सटीक इस्तेमाल किया है वो आपके इन्हीं 4 वैज्ञानिकों ने करा है, इन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं ने करा है, इन्हीं 4 खगोल शास्त्रियों ने करा है, जिसमें कैलेडियस टॉलमी हो गया, निकोजे। कैलेडियस टॉलमी भी खगोल शास्त्री था, ये गणितज्ञ था, भूगोलवेत्ता था। जो निकोलस कोपरनिकस है, ये भी गणितज्ञ था, ये भी खगोल शास्त्री था और भूगोलवेत्ता था। आपका हर्शेल है, ये भी खगोल शास्त्री था, भूगोलवेत्ता था, गणितज्ञ था, साथ में संगीतकार भी था। और इसके बाद में एडविन पी हम्बल, ये भी तीनों शक्तियों को रखता था। कौन कौन सी? एक ब्रह्मांड वाली के अध्ययन की, और खगोल की, और गणित की। ये इसके पास तीनों में विशेष गति थी। ब्रह्मांड को समझने में, खगोल शास्त्र में और गणित में भी इसकी विशेष गति थी। और ये सब क्या करते थे? इसको, ज्योतिष को, खगोल को, गणित को और ब्रह्मांड को अच्छे से कंबाइन करते थे। और इसी के आधार पर हमारा क्या चलता है? ज्योतिष शास्त्र चलता है। जितना ज्योतिष में हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, उतना इन्होंने क्या कर रखा है? इस पर रिसर्च कर ली है। आज भी जो नासा है, बिना ज्योतिष के अकॉर्डिंग अपने ग्रह उपग्रह को नहीं भेजता। जो भी कृत्रिम उपग्रह भेज रहा है, जो भी चीज भेज रहा है, उनको नहीं भेजता। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया ब्रह्मांड को और ग्रह को। अब अगली वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि यहां पे जो ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य या बातें। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, सुबह सांझ का तारा, सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां से बनेंगे। बहुत अद्भुत टॉपिक है आपका ब्रह्मांड। आपका कोई भी कंपटीशन हो, वहां पे इसको आना ही आना है। यहां पे एक पंक्ति याद आ रही है मुझको, एपीजे अब्दुल कलाम की। उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। जो भी ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम वही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। कहने का मतलब आप पूरी एनर्जी लगाइए, कंपटीशन में तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, चीज़ों को तैयार करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहेंगे तो नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल कंपटीशन में कि एग्जाम का फॉर्म पढ़ने के बाद में ये लोग समय नहीं दे रहे हैं, बहुत जल्दी पेपर हो जा रहे हैं। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे पेपर का आउट होना होता है और पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सीधा इफेक्ट इसका मेरिट पर पड़ता है। मेरिट एकदम बहुत ऊपर चली जाती है। तो अच्छे से तैयार करिए, अभी से तैयारी करिए, और ताकि जब नोटिफिकेशन आए तब आपका रिवीजन 2 से 3 बार हो सके।